नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स। इसमें हम आपको फर्स्ट बुक पढ़ाएंगे आवेश। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चार्ज। ये इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो आईआईटी जेई नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आवेश, जैसा कि आपको पता है, आवेश के पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं, आप लोग से भी समझना। आपने पढ़ा पहले लेसन में, जो पहली इकाई तुमको दी गई है विद्युत चुंबकत्व, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो विद्युत चुंबकत्व है, ये हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा तुम्हारे पास में होगा इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक पढ़ोगे इलेक्ट्रोडायनामिक। विद्युत चुंबकत्व ये होता है दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर, और स्टैटिक्स वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनामिक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गति विज्ञान। इसको क्या कहते हैं हम? गति विज्ञान। इसको हम बोलते हैं गति विज्ञान। चार लेसन तुम्हारे पास आवेश। इसको पढ़ने से पहले हम जाने तो कि फिजिक्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फर्स्ट बुक तुम्हारे पास में है, ये फर्स्ट बुक का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब विद्युत चुंबकत्व। इस विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें इसके अंतर्गत आता है स्थिर वैद्युतिकी और गति विज्ञान, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत तुम्हारे पास आता है आवेश, जिसको हम स्थिर आवेश, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्थिर आवेश। इसको हम पढ़ेंगे स्थिर आवेश। और इसके अंतर्गत हमारे पास यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है। कहने का मतलब स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो होगा वो स्थिर होगा, और गति विज्ञान में आवेश जो होगा वो क्या होगा? गतिमान होगा। आवेश क्या होगा? गतिमान होगा। यहाँ पर आवेश जो होगा वो गतिमान होगा। बात को समझो, फिर से समझना है। कहने का मतलब जहां पर भौतिक विज्ञान की वह शाखा, हम आवेश की बात कर रहे हैं, मेरा लेसन क्या है? आवेश, चार्ज पढ़ना है। इस आवेश में स्थिर, मैंने भी कहा कि हमारे पास बुक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये फर्स्ट बुक है, ये विद्युत चुंबकत्व है। इसके अंतर्गत टू टाइप्स, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी और एक पढ़ेंगे गति विज्ञान। कहने का मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे स्थिर आवेश, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं क्या? आवेश का गतिमान, मतलब गति विज्ञान, आवेश जहां पर गति करना स्टार्ट करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश
स्थिर आवेश। बाद से पता चल रहा होगा तुम्हें कि आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा। कहने का मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। बात समझ गए कि आवेश, स्थिर आवेश मतलब स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की। मतलब यहाँ पर आवेश जो होगा वो स्थिर होगा। और इसके अंतर्गत आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर तुम्हारे पास में आते हैं। चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। और चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप विभव, विभवांतर, विभव पढ़ेंगे आप, विभवांतर पढ़ेंगे और संधारित्र पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे आप यहाँ। जब आप विद्युत क्षेत्र की बात करें, विभव की बात करें, विभवांतर की बात करें, संधारित्र की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आवेश जो होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। आप स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश गति करना स्टार्ट कर दे, गति करना स्टार्ट कर दे। बात को समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश गति करना स्टार्ट कर दे उसे हम कहते हैं आवेश गतिमान। मतलब वो हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनामिक मतलब गति करना। जहां पर आवेश गति करना स्टार्ट कर देता है वहां पर हम आ जाते हैं आवेश का गतिमान, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। आप विद्युत धारा, विद्युत धारा की बात आई मतलब आवेश कैसा होगा, गतिमान होगा। आप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तब भी आवेश कैसा होगा, गतिमान होगा। आप पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। आप पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सब ये मैं तुम्हें बेस बता रहा हूं कि किससे कौन सी चीज मुझे पढ़नी है। ठीक, आप लोग सभी लोग बात समझ रहे होंगे हमारी कि सबसे पहले हम, ये तो लेसन हमारा है आवेश, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, फर्स्ट वाली बुक हमें दी गई है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आप पढ़ते स्थिर वैद्युतिकी और गति विज्ञान, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेश पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आप आवेश गतिमान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश स्थिर रहता है उसे आप स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश गतिमान रहता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब गति विज्ञान। आप सभी समझ गए होंगे। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, विभव की बात करें, विभवांतर की बात करें, संधारित्र की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आवेश जो होगा वो स्थिर होगा। आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा। हम अगर विद्युत धारा की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो वहां पर आवेश कैसा होगा, गतिमान होगा। आवेश कैसा होगा, गतिमान होगा। आवेश गति कर रहा होगा। बात करते हैं हम आगे। ये इतनी बात हो गई आपके टॉपिक की। ये टॉपिक आपको इतना पढ़ना है। हम धीरे धीरे आपको टॉपिक पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहना। डेली क्लास आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस पे। अरे क्लास चल रही है। आवेश, चार्ज पढ़ना है तुम्हें। आवेश, अभी मैंने तुमको सिखाया कि स्थिर वैद्युतिकी आवेश मतलब स्थिर आवेश। हम बात करें स्थिर आवेश की तो स्थिर आवेश हमारा किसमें होता है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है।
हम बात करते हैं आवेश की कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। हम चार्ज पढ़ते हैं तो चार्ज जितना हम बोलते जाएं उतना आपको लिखना है। आप हेडिंग लगाएंगे आवेश और आवेश में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आवेश क्या है। आवेश एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि आवेश जो है किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म है। अब बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि ये मूलभूत गुणधर्म क्या होता है। मूलभूत, जहां पर हम मूलभूत लगा देते वहां पे क्वेश्चन मार्क का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहने का मतलब ये इसका गुण है। जैसे मैंने कहा, थोड़ा समझो, मैंने कहा कि द्रव्यमान, मैंने बोला कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान, अगर मैंने कहा कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब हो गया कि पदार्थ। हम अगर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो पदार्थ उसमें है, निहित है। अगर पदार्थ नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है। मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं तो उसके अंतर्गत पदार्थ होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत पदार्थ निहित है। तो मैंने ऐसे तुमको बताया कि आवेश जो है वो किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म है। और आवेश, पहला पॉइंट तुम्हारा ये हो गया कि आवेश जो है ये किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। और दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। आवेश दोनों में होगा, या तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न भी कर सकता है और ये इसका अनुभव भी कर सकता है। यही काम इसमें भी हो सकता है, ये उत्पन्न भी कर सकता है और अनुभव भी कर सकता है। ये इसका दूसरा पॉइंट था विद्युत क्षेत्र का। थर्ड पॉइंट क्या होता है? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन सा? पहला अपने पास होता है धनावेश और दूसरा होता है हमारे पास में ऋणावेश। आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अच्छा, धनावेश, चलो धनावेश समझने से पहले थोड़ी सी एक बात समझो कि मैंने लिखा प्लस प्लस, ये दो हमारे पास में लिखे हुए हैं। फिर लिखा मैंने माइनस माइनस। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो धन एक ही जात के, धनावेश ही तो है, एक ही जात के, देखो इनकी जात कैसी है, एक ही जात के हैं। प्लस है, माइनस है, एक ही जात के हैं। मतलब कैसी है? एक ही जात के। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, इनका नाम है सजातीय आवेश, जो एक ही जात के होते हैं। मतलब एक प्लस दूसरा प्लस, दोनों प्लस प्लस हैं, ये दोनों एक ही जात के हैं, इसीलिए हम इनको सजातीय आवेश कहते हैं। और तुमसे बताया जाता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, ये इसको इधर की ओर ले जाएगा, ये इसको इधर की ओर ले जाएगा, एक दूसरे से दूर रखेंगे। यही क्रिया चुंबक में भी होती है। अगर चुंबक में NS दो ध्रुव होते हैं तुम्हारे पास, अगर NN को पास में लाओगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अगर SS को एक पास में लाओगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अच्छा, वही बात करते हैं हम ऋणावेश में। अगर फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक हमारे पास में क्या है? निगेटिव। एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। ये देखो दोनों अलग अलग जात के हैं, तो इनको हम बोलते हैं विजातीय आवेश। इनको क्या कहते हैं हम? विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं?
ये प्रतिकर्षण कर रहे थे, ये क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे का आकर्षण करते हैं। तो तुम्हें समझ में आया कि अगर एक जैसे आवेश है तो वो सजातीय आवेश, अगर आवेश एक जैसे तो सजातीय आवेश और सजातीय आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। अगर आवेश अलग अलग हैं, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो ये विजातीय आवेश हैं और ये एक दूसरे का आकर्षण करते हैं। मतलब प्लस और माइनस ये एक दूसरे की तरफ आएंगे और यही क्रिया चुंबक में होती है कि चुंबक के सिरे होते हैं हमारे पास में, एक N सिरा और एक S सिरा, तो चुंबक आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आवेश की संकल्पना। अब हम बात करते हैं कि आवेश की संकल्पना, हम पढ़ सब आवेश में ही रहे हैं। अब देखो, हम आवेश के संकल्पना की बात करते हैं। आवेश की संकल्पना, देखो आवेश की संकल्पना की बात करते हैं तो समझो, थोड़ी पहले मेरी बात को समझो। आपने सोडियम का नाम सुना ही होगा, सोडियम भाई साहब से मिले होंगे, केमिस्ट्री में आप सब लोग मिले होंगे। क्लोरीन भाई साहब से आप सब लोग मिले होंगे ना, इनको जानते भी होंगे कि ये क्लोरीन भाई साहब है, ये सोडियम भाई साहब है, सबको पता होगा। बहुत मजे की बात बताएंगे कि आवेश की संकल्पना हम कैसे करते हैं। इसी टॉपिक से आप समझ जाएंगे कि हम आवेश की संकल्पना का अध्ययन कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजे की बात बताने वाला हूँ तुमको, बहुत मजा आने वाला है इसमें। आप सोडियम को जानते हैं, सोडियम भाई साहब को जानते हैं, क्लोरीन भाई साहब को जानते हैं। सभी बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम क्या होता है। अगर सोडियम को आप सभी लोग जानते हैं तो तुम्हें ये पता होगा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सभी को पता होगा सर, 11 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम पूछते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है तो आप सभी बता देंगे तुरंत कि सर प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सभी को पता है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11। अब देखो, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 2, 8, 1, यही तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। ये अपना अष्टक पूरा करता है लास्ट वाले में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, यही हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। अब देखना तुम्हें यह है कि हर कोई ये अष्टक अपना पूरा करना चाह रहा है। इसके पास में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में? 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना दान कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देगा तो देखो इसका बाहरी वाली कक्षा अष्टक नियम इसका कंप्लीट, पूरी इसकी पूरी कक्षा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान किया है। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया है तो यहां पर सोडियम Na आया। अब जरा बताओ मुझे, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 10, क्योंकि इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने दान कर दिया है। तब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी बची? प्रोटॉनों की संख्या तो 11 ही रहेगी, प्रोटॉन तो दान नहीं किए हैं। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो ये माइनस का 11, प्रोटॉन का प्लस आवेश होता है तो ये प्लस का 11। तो ये एक दूसरे को निग्लेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर Na लिखा हुआ था। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पर भी Na, सोडियम हमारे पास में है। इस सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और प्रोटॉनों की संख्या 11 है, लेकिन इनको पूरा तो करना ही है। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे,
क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनको देना होगा, मतलब इस पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का, क्या लिखेंगे, प्लस का। अब यहाँ पर जब हम इनको एक इलेक्ट्रॉन प्लस का कर देंगे, अब देखो दोनों चीजें हमारे पास में बराबर हो गई, Na प्लस और प्रोटॉनों की संख्या 11, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक और हो गया तो प्रोटॉनों की संख्या 11 बराबर हो गई। अब देखो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, मैंने दान किया, तब हमारे पास में कैसा आवेश आया, धनावेश आया। कैसा आवेश मिला मुझे, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों का दान करने पर इस सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करने पर मुझे धनावेश मिल रहा है। और इसी तरीके से समझो कि जैसे हमारे पास में क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन समझते हो ना, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई बताएगा, 17, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। अगर हम प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती, 17, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अगर हम इसका अष्टक नियम बनाएं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 2, 8, 7 यही तो बनेगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अष्टक नियम पूरा करेंगे। लास्ट बाहरी वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको और दे दिया जाए तो ये अपनी बाहरी कक्षा क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अगर इनको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनको हम दे देते हैं, ठीक, तो ये हमारे पास में नया वाला क्लोरीन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इनको दे देते हैं तो ये हमारे पास नया वाला क्लोरीन बन जाएगा। अब देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे मैंने दान दिया था, मान लो इनको मैंने यहां पे रख दिया, यहां पर 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया गया है, तो टोटल मेरे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17। लेकिन ये तो बराबर होने चाहिए, तो मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, Cl माइनस। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जब इलेक्ट्रॉन का दान किया गया तब धनावेश आया, और जब इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, ग्रहण किया गया, जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया गया तब उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, कैसा चार्ज आ रहा है, ऋणावेश। कैसा चार्ज मिल रहा है, ऋणावेश। अब देखो कहने का मतलब तुम पढ़ रहे थे आवेश की संकल्पना, बस यहीं पर समझना था। कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का दान हो और चाहे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो, आवेश की संकल्पना में तुम दोनों तरीके से देख रहे हो कि काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है अपने पास में। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। बात को समझ गए सभी लोग कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, तो दोनों जगह देखो, यहां भी इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। तो आवेश की जो संरचना है वो किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है। समझ गए ना, तो यही तुम्हें लिखना है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है, ठीक है, बात समझ गए ना। मोटी मोटी बात तुम्हें याद रखनी है कि जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का जब हम दान कर देते हैं किसी चीज को तो मेरे पास में धनावेश मिलता है, और जब इलेक्ट्रॉन हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो हमें ऋणावेश मिलता है। और दोनों जगह देखो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी हैं, तो आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, TRQ क्वेश्चन है आपके पास, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपने इस चीज को, मेरे चीज को बेहतर तरीके से समझा होगा तो आप बता सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉन, जो मैंने कहा भी कि जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। मेरा क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, और इस क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, और बने रहिए हमारे YouTube चैनल जे हाईटेक क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।